नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे व्याकरण में संकलित पहला पाठ भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले आता है भाषा कि भाषा क्या है। आपको कुछ सामान चाहिए, आप मम्मी पापा से मांगते हैं, उन्हें कुछ जवाब देना है, फिर वो आपसे कह रहे हैं। आपने मुझसे कुछ पूछना है, आपने कोई मैसेज कर दिया, लिख कर भेज दिया, या अगर हम आमने सामने हैं तो आप पूछकर बात कर रहे हो। जो हम अपनी बातें एक दूसरे को कह रहे हैं और सुन रहे हैं, लिख कर, बोल कर, किसी भी तरीके से जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं, मन में जो बातें आती हैं और उसे हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, उसको पहुंचाने का जो माध्यम है, जो मीडियम है, जिसकी सहायता से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, वह भाषा ही तो है। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, बेशक हम आमने सामने नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी बात जो मेरे मन में अभी है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वो बता रही हूँ। तो मेरे बोलने का जो माध्यम है वह भाषा ही है कि भाषा मेरी बातें आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुँचा रहा है। अब है भाषा के रूप कितने हैं। अभी हम विद्यालय में नहीं हैं, सिर्फ यहाँ पर हैं, दूर हैं, आपस में मिल नहीं पाते हैं, तो क्या है, मैं वीडियो के माध्यम से बातें कर रही हूँ, हम लिख कर नहीं। अभी आप मुझे सुन रहे हैं और हो सकता है आप कोई फ़ोन करें और मुझे बात कुछ बताएं। तो जो बोलकर अपनी बात कही जाती है वह भाषा का रूप होता है मौखिक रूप। तो भाषा के रूप होते हैं दो, मौखिक और लिखित रूप। मौखिक बना है मुख जमा इक से। जब मुख, जो बात मुँह से कह कर कही जाए, उससे हो गया मौखिक रूप। मौखिक क्या बना है, मुख जमा इक, मुख अर्थात मुंह से। जब हम मुंह से कहकर कुछ बताते हैं, वो भाषा का कौन सा रूप होता है, मौखिक रूप कहलाता है। और भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित। जब हम अपनी बात कोई लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं। अभी हम वीडियो में एक पृष्ठ देख रहे हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ है, तो यह लिखित रूप है और हम उसे पढ़ रहे हैं। तो ये उदाहरण है लिखित रूप के। और जो मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, वो भाषा का कौन सा रूप है, वो भाषा का मौखिक रूप है। तो सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं, भाषा कहते हैं उस साधन को जिससे हम अपनी बात या अपने विचार, अपने भाव एक दूसरे को कह सकते हैं या आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर आपने परिभाषा में लिखा है आदान प्रदान, तो आदान होता है लेना, प्रदान होता है देना, कि दूसरे के विचारों को लेना और अपनों को दूसरों को देना। तो ये जो परिभाषा है आप अपने शब्दों में, बहुत सरल से सरल शब्दों में भी लिख सकते हैं कि अपनी बात कहने का साधन भाषा है। दूसरों तक अपनी बात जिसके माध्यम से हम पहुंचाते हैं वही भाषा है। फिर हमने दूसरा किया भाषा के रूप। भाषा के रूप कितने हैं, भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। जो मुंह से बोलकर, कानों से सुनकर जिसका प्रयोग करते हैं, जिसमें हम, वो होती है मौखिक भाषा। और जिसमें हम लिखते हैं और पढ़ते हैं वो होता है भाषा का लिखित रूप। तो सुनकर तथा बोलकर अपने भाव विचार प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे भाषण देना, कविता सुनाना, फ़ोन पर बातचीत करना, ये इसके उदाहरण हैं। और लिखित रूप क्या होता है, जब हम कोई बात पढ़कर या लिखकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं, वह लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, निबंध लिखना, ये सभी लिखित रूप में आते हैं। फिर है उसके बाद भाषा के अनेक और रूप ऐसे आते हैं सामने जिनको हमें परिभाषित करना होता है। ये सामान्य रूप से भाषा के दो रूप हमने कर लिए। तो भाषा के कई अनेक ऐसे संबंध हमारे साथ हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। सबसे पहले है मातृभाषा। मातृ अर्थात माँ की। जो भाषा हम माँ से अर्थात अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से सीखते हैं, वही मातृभाषा है। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, तो सोसाइटी में जैसी हम सुनते हैं भाषा, वैसे ही हम सीखना शुरू कर जाते हैं। अगर जैसे घर पर आपके कोई हरियाणवी बोल रहा है तो आप पहले वही सीख रहे हैं। कोई अंग्रेज़ी में बात कर रहा है तो आप अंग्रेज़ी ही सीख रहे हैं। कोई पंजाबी परिवार से है, वो पंजाबी सुन रहा है तो वो पंजाबी ही सीख रहा है। तो जो भाषा हम अपने घर परिवार से सीखते हैं, वह भाषा उस व्यक्ति की मातृभाषा कहलाती है।
फिर है राजभाषा। राजभाषा राज अर्थात शासन की, जो हमारी सरकार है उसके कामकाज की जो भाषा होती है उसे कहते हैं राजभाषा। तो भारत का जो संविधान बना था, संविधान था जिसमें नियम बनाए गए हैं भारत के की जीवन जीते हुए हमें नागरिक को कौन कौन से नियमों का अपनाना चाहिए, या कोई समस्या है तो हम उससे कैसे निपट सकते हैं, तो हर चीज़ के उसमें नियम लिखे गए हैं। तो भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में भारत की 22 जो भाषाएं हैं उनको मान्यता मिली हुई है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं और बहुत सारी बोलियाँ बोली जाती हैं। तो अब उनमें से कुछ को जो है मान्यता मिल गई है, वो संख्या पहले कम थी, अब वो 22 हो गई है। तो 22 भाषाएं ऐसी हैं भारत की जिन्हें संविधान में भारत के मान्यता मिली है कि हाँ ये भारत की भाषाएं हैं। अब है राजभाषा। अब जो राजभाषा है कि सरकारी कामकाज किस भाषा में होना चाहिए, तो वो 14 सितंबर 1949 में इस दिन हिंदी को सर्वसम्मति से राजभाषा बनाया गया था। देखिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा ये दोनों भिन्न हैं। राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया था, राजभाषा बनाया गया था। और अनुच्छेद जो 343 है उसमें यह उल्लिखित है, उसमें बताया गया है कि 14 सितंबर 1949 से सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाएगी। देखिए उसकी परिभाषा लिखी है पुस्तक में, आप देख सकते हैं। सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा ही राजभाषा कहलाती है। अब क्या है बोली। अब बोली और भाषा में क्या फ़र्क है। अब जैसे मैंने शुरू में कहा, जो मातृभाषा है वो भाषा भी हो सकती है, वो बोली भी हो सकती है। मान लो हमारा अड़ोस पड़ोस जो है वहाँ पर हरियाणवी बोलने वाले परिवार अधिक हैं और वो बोलते हैं, लेकिन वही अगर हरियाणवी अगर हम पानीपत, करनाल, अम्बाला, चंडीगढ़ इस तरफ बढ़ते जाएं तो उसे लोग कम समझेंगे। वहाँ पर वो भाषा नहीं, वो वाली जो हरियाणवी है वो नहीं बोली जा रही है, उनके बोलने का ढंग थोड़ा अलग है, हमारा अलग है। तो अगर हरियाणवी हम कहते हैं क्योंकि वो थोड़े छोटे क्षेत्र में बोली जा रही है, सीमित क्षेत्र में, तो वो बोली होती है। अब हिंदी है, हिंदी तो भारत में ही नहीं विदेशों में भी बोली जा रही है, तो जो बहुत अधिक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है उसे तो कहते हैं भाषा, और जो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है उसे कहते हैं बोली। और छोटे क्षेत्र में भी क्या है कि जो बोली होती है उसका रूप थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ कुछ क्षेत्र के बाहर उसका रूप बदलता रहता है, कि हरियाणवी का जो रूप रोहतक में है, जो सोनीपत में है, वह पानीपत में थोड़ा भिन्न है, करनाल में जाएंगे थोड़ा और भिन्न हो जाएगा, अम्बाला की तरफ जाते हैं तो उसमें पंजाबी का टच आ जाता है। तो बोली के रूप में परिवर्तन आते रहते हैं, जबकि भाषा का रूप एक ही रहता है। अगर हमें बोलना है कोई भी वाक्य हिंदी में, तो आप चाहे सोनीपत में बोलें, चाहे भारत के किसी भी भाग में बोलें, भाषा का बोलने का और लिखने का ढंग एक ही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, बोली में परिवर्तन आता रहता है। अब अगला है लिपि। अब हम बात कर रहे हैं जब बहुत शुरुआत में जब कभी बोलना आदमी ने सीखा होगा, अब वो बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। मान लो मैं चाहती हूँ कि मेरी बात अगर मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो दूसरे सेक्शन में भी मुझे पढ़ाना है, तो मैं ज्यों का त्यों पढ़ा दूँ। तो बोलने से तो क्या है, हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं कि वहाँ क्या बोला था। तो मेरा दूसरी क्लास में जो अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो वहाँ शब्द दूसरे हो सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि ज्यों का त्यों हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम पुस्तक में लिख लेते हैं। तो अब पुस्तक में, चाहे यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ ये पुस्तक या आप अपने घर पर बैठे पढ़ रहे हैं, तो वो जो है रूप सेम मिलेगा हमें, एक जैसा, ज्यों का त्यों। लेकिन बोलने से, अभी मैं समझा रही हूँ, 10 दिन बाद फिर कुछ बोलूँगी तो बोलने में परिवर्तन आ जाता है, शब्दों का प्रयोग बदल जाता है। जबकि अगर हम उसे लिख देते हैं तो वो स्थायी हो जाता है, परमानेंट। तो आवश्यकता पड़ी कि हम जो बोल रहे हैं उसे लिखने के कुछ चिन्ह, कुछ आकृतियाँ बनाई जाए। तो जो आप वर्णमाला पढ़ते हैं हिंदी की, अ आ क ख ग, वो लिपि के ही कारण है कि हमने एक निश्चित आकार बना दिया कि अगर हमने इस तरह से कोई शेप बनाई है, कोई आकार दिया, मान लो अ है तो वो वही आकार निश्चित है कि अगर कहीं ऐसा लिखा गया है तो उसे अ ही पढ़ना है। तो भाषा के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, कि जो आप अल्फ़ाबेट्स अंग्रेज़ी में A to Z करते हैं, लेटर्स जो लिखते हैं, हिंदी की वर्णमाला है, तो वो क्या है, वो सब निश्चित चिन्ह हैं।
और उन्हीं चिन्हों को हम कहते हैं लिपि। लिपि अर्थात लिखने का ढंग, किसी भी भाषा के लिखने का ढंग। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अब यहाँ पर कुछ ये उसने बना कर दिए हैं कि जैसे हिंदी, नेपाली, संस्कृत, मराठी, इन सब की लिपि क्या है? देवनागरी है। अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनिश, इनकी लिपि क्या है? रोमन है। और उर्दू की लिपि क्या है? फ़ारसी है। उर्दू भाषा का नाम है, लिपि कौन सी है? फ़ारसी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। तो जो निश्चित चिन्ह हैं किसी भी भाषा के लिखने के लिए, उन्हीं को हम कहते हैं लिपि। अब उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण कह सकते हैं हम एक ऐसी पुस्तक, ऐसा शास्त्र होता है जो बहुत महत्वपूर्ण हो, ग्रंथ उसको कह सकते हैं, शास्त्र है ये। कौन सा शास्त्र है? जिसमें नियम होते हैं। नियम किस चीज़ के? भाषा के नियम, कि अगर मैं बोल रही हूँ तो मुझे कैसे बोलना चाहिए, लिखना है तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, कैसे नहीं लिखना चाहिए, किसको मान्यता मिली है और किसको नहीं मिली है। तो ये जो जानकारी हमें मिलती है किसी भी भाषा के शुद्ध रूप की, चाहे वो शुद्ध लिखना हो, शुद्ध बोलना हो या शुद्ध पढ़ना हो, वो सभी किस में आता है? व्याकरण में। तो व्याकरण की परिभाषा होगी कि व्याकरण वह शास्त्र है, शास्त्र को आप समझ सकते हैं एक ऐसी पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, जो भाषा के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देता है। कि उसमें नियम होते हैं, उन नियमों की वजह से हमें पता लग जाता है कि हम शुद्ध लिख रहे हैं या शुद्ध बोल रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो यह कार्य कौन करता है? यह करता है व्याकरण। तो यह पाठ हमारा पूर्ण होता है। एक बार संक्षेप में से फिर से दोहरा लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को सुनकर, बोलकर, पढ़कर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। जो माता पिता और परिवार से हम भाषा सीखते हैं वह भाषा मातृभाषा होती है। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं और हमारी राजभाषा क्या है? भारत की हिंदी है। और हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था और कौन सा दिन उसके लिए निश्चित है, ये हमें पता होना चाहिए। 14 सितंबर 1949 में बनी थी, तो हर वर्ष 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। जो मौखिक ध्वनियाँ हैं, अर्थात जो हम मुंह से बोलकर कह रहे हैं, उनको लिखने के लिए प्रकट करने के जो चिन्ह बनाए गए हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र कहलाता है व्याकरण, और भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है बोली। अब हम इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। इनमें से कौन सा मौखिक रूप भाषा का नहीं है? फ़ोन पर बात करना, भाषण देना, रेडियो सुनना, SMS भेजना। SMS हमें लिख कर भेजना होता है, तो इसको टिक करेंगे, ये गलत है। इनमें से कौन सा रूप लिखित का है? पत्र लिखना, क्योंकि पत्र लिखा जा रहा है। रेडियो पर हम सुन रहे हैं, समाचार पत्र हम पढ़ रहे हैं, पुस्तक भी पढ़ रहे हैं, तो लिखने में पत्र लिखना। तीसरा, श्वेता के माता पिता गुजराती हैं, वे घर में गुजराती, बाहर हिंदी और अंग्रेज़ी में बात करते हैं, तो उनकी मातृभाषा कौन सी है? मातृभाषा जो घर में बात कर रहे हैं वह है गुजराती। भोजपुरी क्या है? भोजपुरी बिहार के छोटे क्षेत्र में वहाँ बोली जाती है, तो वह बोली है, पूरे भारतवर्ष में नहीं बोली जाती है। पंजाबी की लिपि का नाम गुरुमुखी, हम पहले पढ़ चुके हैं इसे। अब यहाँ पर उसने बोला है भारत में बोले जाने वाली कुछ भाषाएं लिखनी हैं और उनके नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं, और इस दूसरे कॉलम में विश्व में बोले जाने वाली। तो भारत की जो 22 भाषाएं हैं उनमें से हिंदी, मराठी, गुजराती, उड़िया, तमिल, बंगला, पंजाबी लिख सकते हैं, अन्य भी लिख सकते हैं। और अंग्रेज़ी, चीनी, रूसी, जर्मन, फ्रांसीसी, स्पेनिश, नेपाली, ये दूसरे देश की भाषाओं के नाम हमने यहाँ पर लिखने थे। फिर है इस स्टैंजे में कुछ लिपियों और भाषाओं के नाम हैं, आपने उनकी लिपियों और भाषाओं के नाम इसमें से छाँट कर यहाँ लिखने हैं। आप ये इसमें से ध्यान से पढ़कर स्वयं छाँट सकते हैं, और कहीं दिक्कत आए तो इसको पढ़कर तब आप उसे पूरा करें। उससे नीचे लिखा है 5 मित्रों के वार्तालाप करते हुए पता लगाने का प्रयास करें कि वह कौन सी भाषाएं जानते हैं, कि आपके 5 फ्रेंड्स हैं वो कौन कौन सी भाषा में बोलते हैं, बात करते हैं। तो आप हिंदी तो स्कूल में पढ़ते ही हैं, अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत संस्कृत का भी ज्ञान हो सकता है अगर आपने पढ़ी है, नहीं तो वो मत लिखिएगा। अगर कोई आप अन्य भाषा भी सीख रहे हैं, जर्मनी, रूसी वगैरह है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं।
प्रश्न उत्तर हम उसमें अभी विचार विमर्श कर चुके हैं, तो आप ये बाद में करेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूर्ण होता है। अगले पाठ के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।